हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। अभी तक टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के रूल्स जो भी एप्लीकेबल थे वो 31 मार्च 2026 तक ही एप्लीकेबल रहेंगे। 1 अप्रैल 2026 से इसके रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव किया जाने वाला है जिसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। तो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे सबसे पहला होता है थ्रेशोल्ड लिमिट, कि कितनी लिमिट क्रॉस होती है कि आपको टीडीएस काटना होता है। तो यहाँ पे ये कि जो प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हैं यदि वो 50 लाख या उससे ज़्यादा की है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से दोनों में से जो हाई होगा उस वैल्यू को दोस्तों इस 50 लाख या उससे ज़्यादा से कंपेयर किया जाएगा। जैसे मान लो कि आपकी सेल वैल्यू प्रॉपर्टी की 45 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपीस है, तो ऐसे केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख है तो 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर गई तो ऐसे केस में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है और जो आपकी सेल वैल्यू वो 51 लाख रुपीस है, तो दोनों में से ज़्यादा कौन हुआ, सेल वैल्यू हुई, वो भी 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर रही है तो टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट इंपॉर्टेंट होती है जो कि 1 अप्रैल 2026 में भी इसी लिमिट को रखा गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप, तो इसमें कोई भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग आ सकती है, प्लॉट आ सकता है, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं आएगा। थर्ड यहाँ पे टीडीएस का रेट, तो 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा और यदि पैन नंबर नहीं है सेलर का तो उस केस में 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन यदि आपने एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उस केस में जो रूल है अब वो चेंज हो चुका है। शॉर्ट टर्म के केस में है 20% और लॉन्ग टर्म के केस में 12.5% प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पे टाइम ऑफ डिडक्शन कि आपको टीडीएस कब काटना है, तो जब भी आप पेमेंट करते हैं सेलर को या फिर उसके अकाउंट को जब आप क्रेडिट करते हैं, दोनों में से जो पहले होगा आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे होता है कई बार हम एक बार में पैसा नहीं देते हैं सेलर को, हम कई पार्ट में देते हैं, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे जो इंस्टॉलमेंट आप पे करो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। अब ये जो सेल वैल्यू है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, इसमें है कि क्लब हो गया, पार्किंग के चार्जेस हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, मेंटेनेंस फीस हो गई, ठीक है। इसके बाद लॉयर के जो चार्जेस, रजिस्ट्री फीस होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। उसके अनुसार फिर ये डिसाइड होता है कि कितनी सेल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक बेसिक जो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का रूल है वो आपको ध्यान में रखना होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अब उसकी कंप्लायंस आपको कैसे करनी होती है। नॉर्मली आप पहले डिडक्ट करते हो, उसके बाद आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो, फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है सेलर को, जिससे कि वो क्या करे, उसका रिफंड वगैरह क्लेम कर सके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जब भी प्रॉपर्टी आप बाई करते हो तो आपको सेक्शन 194(I)(A) में यदि आपने रेजिडेंट से बाई किया हुआ है तो आपको डिडक्ट करना होता है। यदि आप एनआरआई से बाई करते हैं तो उस पर सेक्शन 195 एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अब इस सेक्शन को चेंज कर दिया गया है, ये दोनों ही सेक्शन 393 में चला गया है। यहाँ पे टीडीएस रिटर्न की बात करें, इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप टीडीएस रिटर्न या फिर टैक्स का पेमेंट करने आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म 26Q भी आप प्रॉपर्टी सेल पे, यानी कि जब भी प्रॉपर्टी आप बाई करते हैं तो उस केस में आपको 26Q भी यूज़ करना होता है और यहाँ पे जो बायर है उसे ही ये फॉर्म सबमिट करना होता है। यदि आपने जो है रेंट वगैरह पे टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको 26QC सबमिट करना होता था। और इसके अलावा यदि आपने कोई रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोफेशनल्स को आपने पेमेंट कर रखा है तो वहाँ पे 26QD में आपको रिटर्न फाइल करनी होती थी। ट्रांसफर ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए आपको फॉर्म 26QE में सबमिट करना होता था। तो पोर्टल पे आपने जो भी फॉर्म अभी देखा, चाहे वो 26QB हो प्रॉपर्टी पे टीडीएस या 26Q हो रेंट पे टीडीएस या फिर कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल पे जो टीडीएस आप काटो 26QD में आप फाइल करते थे, वीडीए के केस में 26QE आप फाइल करते थे। इवन एनआरआई के केस में भी यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और आपने एनआरआई से प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो फॉर्म 27Q जो आप फाइल करते थे दोस्तों, ये सभी फॉर्म को अब ये मर्ज करके 141 में डाल दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2026 से आपको ये फॉर्म यूज करने को मिलेगा। अब टीडीएस सर्टिफिकेट जो प्रॉपर्टी बाई के केस में आप 26QB फाइल करने के बाद आप जनरेट करते थे, वो फॉर्म 16B में आप जनरेट करते थे, लेकिन अब इसको
यूनिफाइड फॉर्म बना दिया गया। ये जो भी आपने फॉर्म देखा, इन सब के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होगा वो फॉर्म 132 में ही इशू होगा। अब यहाँ पे जो बायर है जिसने प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्ट किया है, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उसको फुलफिल करनी होती है। प्रॉपर्टी आप जब बाई करते हो तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। और यहाँ पे बायर को कोई भी टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना पैन नंबर यूज करके ही टीडीएस रिटर्न और टैक्स की डिपॉजिट कर सकता है। ड्यू डेट यहाँ पे 30 डेज की होती है, मतलब कि जब आप टीडीएस डिडक्ट करें तो उसके 30 डेज के अंदर आपको डिपॉजिट करना है प्लस रिटर्न भी फाइल करना है। तो आप जब फॉर्म 26Q भी सबमिट करते थे तो आपको 15 डेज के अंदर ये टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होता था सेलर को। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से जब आप 141 फॉर्म को सबमिट करेंगे तो भी टीडीएस सर्टिफिकेट 15 डेज के अंदर आपको देना होगा। अब यहाँ पे देखिए पेनाल्टीज की यदि बात करें तो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बायर की होती है टीडीएस डिडक्ट करने की। यदि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपने डिडक्ट तो किया लेकिन आप डिपॉजिट कर रहे हो लेट में तो 1.5% का इंटरेस्ट जो है उस केस में चार्ज होगा। और यदि आप टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग लेट से करते हैं, नॉर्मली ड्यू डेट जो भी होती है 30 डेज की, उसके बाद आप लेट से यदि करते हो उसकी में 200 रुपीज़ पर डे की यहाँ पर पेनाल्टी भी लगती है। तो अभी तक प्रॉपर्टी परचेज और सेल के केस में जो भी आप टीडीएस फॉर्म यूज़ करते थे उसमें एक चेंजेस 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो इसका आपको अभी से ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए। होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।